बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद लिखते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि आखिर ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रो रही है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो। इसने जवाब दिया कि भाई बात यह है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। रास्ते में जाते हुए कहीं खेल कूद में लग जाता है जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और इसकी माँ को थोड़ा समझाया कि अभी बच्चा है, समझ जाएगा। ये कहकर मैं चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्जी मंडी कुछ सब्जी लेने गया तो अचानक मेरी नज़र इसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो इनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती तो वो बच्चा इसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं इस बच्चे को चुप कर पीछा करने लगा। जब इसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर इसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने आते ही एक जोरदार पाँव मारकर इस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर इस बच्चे को भी धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए वो बच्चा दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो इस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब इसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। इस शख्स ने इस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी फरोख्त हो गई। वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल का बैग उठाया और स्कूल की जानब चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो तकरीबन 1 घंटा देर हो चुकी थी जिस पर इसके उस्ताद ने डंडे से इसे खूब मारा। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैंने जल्दी से जाकर इसे मना किया कि ये यतीम बच्चा है, इसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ ताकि डर से स्कूल टाइम पर आए। वो कई बार मैं इसके घर भी इतला दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने इसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल करके दरख्वास्त की कि मंडी हर हालत में पहुंच जाना। सूरज निकला तो बच्चे का स्कूल जाने का वक़्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने इसके घर जाकर इसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। तो वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली और बच्चे को चुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी इसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर
کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں قطار رو رہی تھی، اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو، اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی، اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے، اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج اسکول کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی، اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، وہ آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے، اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گی؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا، اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا، ماں، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتے ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھوں میں سوٹ دے کر ماں کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، خدارا اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں۔ کیا پتہ کسی غریب یا یتیم کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔ اشفاق احمد صاحب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی رو پڑے اور کہا کہ امیری غریبی خدا کی آزمائش ہے، اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنیں تاکہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔